गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? आप यहाँ पे आ सकते हैं? एक मिनट। इसे क्या रहेगा ना कि मैं आपको भी देख लूँगा, इसमें भी देख लूँगा, तो दोनों अलाइनमेंट में चलेंगे। ओके, माय वॉइस इज क्लियर? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, अमेजिंग। चलिए, जैसा मैंने बोला था कि आप लोग को पीडीएफ में भेज दूंगा, लेकिन 30 क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन और ऐड किए हैं जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बस फिर एक दो इंस्ट्रक्शन पहले दूंगा कि टू बी वेरी काम बिफोर रीडिंग योर क्वेश्चन एंड देन गिव योर आंसर। ओके, बहुत इजी वे में करेंगे। 10 क्वेश्चन थे, उसको पहले रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दिस। ठीक है, फेडरल सेटअप में क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट में होगा। जिस क्वेश्चन में जिसको कोई इशू होगा वो वहीं पे पूछ लेगा, ताकि वहीं पर उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वन। इसके बारे में मैंने कुछ बताया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ मैंने बोथ हाउ फेडरल नो। देखिए, आप थोड़ा सा आपको स्किप हो रहा है। देखिए क्या होता है, दो तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। एक होता है यूनिटरी और दूसरी कौन सी होती है? फेडरल। यूनिटरी में जहां पर वन वर्ड दिख जाए, वन दिख जाए, और या किसी भी चीज का एसेंस वन हो, एसेंस वन हो। सपोज दैट सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल वन, तो ये यूनिटरी का फीचर है। एसेंस कैसे? एसेंस ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ऑल इंडिया सर्विसेज का एसेंस एक निकलना है, सिर्फ एक ऑल इंडिया सर्विसेज होना चाहिए, तो वो आपके यूनिटरी के फीचर होते हैं। इसी तरीके से कहीं पर दो चीज आ जाए, जैसे बाई कैमरलिज्म। ठीक है, ये मैं कह रहा था कि बहुत बाई कैमरलिज्म मतलब कि दो वर्ड आ गए ना, तो वो चीज आपकी फेडरल में आती है। इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को और बताया था कि जब किसी भी एस्पेक्ट या किसी भी चीज से आपकी स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी मजबूत हो रही हो या स्टेट गवर्नमेंट मजबूत हो रही हो, तो उसको हम लोग फेडरल का फीचर बोलते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ये कैसे पता चल रहा है कि ये फेडरल का फीचर है या यूनिटरी का? तो इससे आपकी स्टेट गवर्नमेंट मजबूत हो रही है, इस वजह से ये फीचर आपका फेडरल का होगा। आप क्वेश्चन आएगा स्टेट गवर्नमेंट मजबूत कैसे हो रही है? एनीवन कैन एक्सप्लेन स्टेट गवर्नमेंट इससे मजबूत कैसे हो रही है? ट्रू साइलेंस, नो। देखिए, सारी चीजें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये प्रोसेस है, ये स्टेट गवर्नमेंट जैसे लिस्ट है, शेड्यूल 7 में लिस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि यूनियन इसके ऊपर लॉ बनाएगी, स्टेट इसके ऊपर लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट पे दोनों लॉ बनाएगी। अगर ये चीज लिखी हुई ना होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मन होता वो करता ना। तो यहाँ पर अगर लिखी हुई ना होती तो, बट यहाँ पे लिखी है, तो स्टेट को एक पावर मिल रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ उसको छीनने की कोशिश की, तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी नहीं, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन है, तो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी पावर मिल रही है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जहां पे मजबूत होती है, वो आपका किसका फीचर हो जाता है? फेडरल का। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी कौन गवर्नमेंट पावरफुल हो रही है? स्टेट गवर्नमेंट, इस वजह से ये स्टेट का फीचर है। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये उल्टा हो जाएगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इसमें चीजें प्रोसेस में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन, लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये तो इजी सा है, पार्लियामेंट उसको बोल रहा है। नेक्स्ट वन, ऑन विच पार्लियामेंट हैव सोल पावर टू मेक लॉ? आंसर दिस क्वेश्चन, यूनियन एंड रेसिड्यूरी। हाँ, ऑप्शन सी। रेसिड्यूरी का एक एग्जांपल बताइए। रेसिड्यूरी लिस्ट का कोई एक एग्जांपल। भूल गए? साइबर लॉज, साइबर लॉज या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए कोई मैटर होंगे, जैसा कि कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आपने पूछा था ना, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए कोई मैटर होंगे, वो सब रेसिड्यूरी लिस्ट में आ रहा है। नेक्स्ट वन, इन विच सिचुएशन लोकसभा एंड द राज्यसभा एंजॉयज इक्वल पावर? रिमूवल ऑफ ऑल। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताइए, इन विच लोकसभा एंड राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर्स? ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या प्रोसेस होता है? रिमूवल ऑफ जजेस को लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो हटाने का प्रोसेस है या हाई कोर्ट के जजेस को, वो पार्लियामेंट में होगा और उसको इंट्रोडक्शन किसी भी हाउस में आप कर सकते हैं, चाहे वो आपका लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो यहां पर दोनों इक्वल हो रहे हैं। नेक्स्ट, ऑड वन आउट, बेसिक सा क्वेश्चन तो आप लोग पता ही है। आंसर सी। क्या होना चाहिए यहाँ पे? नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? 0। ये कल हो गया था आप लोगों का। नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन द राज्यसभा? ये तो बता दो, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर साहब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गवर्नर साहब है। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, 6 मंथ है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को चीज बताई थी कि पार्लियामेंट के बारे में आप लोगों को कल मैंने बताया था, सेशन जो होते हैं, ये सबको पता है सेशन, ये कल मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन, समर सेशन, और हर सेशन को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करने के लिए प्रोरोगेशन, वो एडजर्नमेंट, साइन डाई, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ये सब चीजें मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट, मैंडेटरी कंडीशन फॉर लोकसभा स्पीकर? बी आंसर। दे मस्ट बी द लोकसभा मेंबर, ठीक है। क्या लोकसभा के बाहर का कोई मेंबर नहीं बन सकता? लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। मस्ट बी कंडीशन क्या है कि लोकसभा का मेंबर होना उसके लिए जरूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नए हैं, ओके ना, जो आज के मेन क्वेश्चन वो यहां से स्टार्ट होना है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर। लोकसभा कब होती है? ज्वाइंट सेशन कब होता है? वाई? डेडलॉक किस पर है ना? डेडलॉक, जैसे आप लोगों ने बोला कि डेडलॉक होगा ऑन एन ऑर्डिनरी बिल। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी बिल पे ये चीज होगी, मनी बिल पे ज्वाइंट सेशन नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे भी नहीं होता है ज्वाइंट सेशन। बात ध्यान रखिएगा, जो ज्वाइंट सेशन है ये आपके ऑर्डिनरी बिल पे होता है। देखिए अब किन किन चीजों पे नहीं होता, ये 2 चीजों पे नहीं होता। पहला मनी बिल और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, मनी बिल, फाइनेंशियल वाले, देखिए फाइनेंशियल वाले में भी 2 कंडीशन है जो मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल वाले 117.1 और 117.3। और आपको मैंने एक चीज बताई थी कि 171 जो फाइनेंशियल बिल 1 है ये एकदम मनी बिल की तरह होता है। तो जो चीजें मनी बिल के लिए होंगी वही इसके लिए भी होंगी। लेकिन जो तीसरा वाला होता है फाइनेंशियल बिल 2 जो 173 में मेंशन किया गया है, उसके लिए ज्वाइंट सेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मेजरली ये इन 2 के लिए आपका ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। अब थोड़ा रिलैक्स लगा, कम लग रहा था वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग और भी चीजें देखते रहेंगे। नेक्स्ट, अमेजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, आंसर बी। बी क्या कहते हैं इसको? कोरम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इस पर कौन डिसाइड करेगा कि मीटिंग होगी कि नहीं है? सपोज है कोरम नहीं है, सपोज है, एक क्वेश्चन अभी आप लोग के लिए, इसको और मॉडिफाइड करके अच्छे से बोलिए। हाँ, मतलब कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अगर वो राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, और अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के स्पीकर होंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? नेक्स्ट, वेरी गुड, अमेजिंग। नेक्स्ट वन, व्हाट इज क्वेश्चन?
ठीक है, तो देन व्हाट इज 0R? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नहीं, मतलब वो तो लंच उनके लिए होता है, हम लोग के लिए पढ़ने के लिए क्या है? एजेंडा ऑफ द डे। मतलब लंच के बाद की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग जब क्लास करेंगे तो ये थोड़ी ना बोलेंगे कि पहले, सॉरी, हाँ देखिए 3 मेन प्रोसेस होते हैं। पहला घंटा जो होता है उसको हम लोग क्वेश्चन आवर्स बोलते हैं, दूसरा घंटा होता है 0R बोला जाता है, और जो तीसरा वाला होता है उसको एजेंडा ऑफ द डे बोला है। अरे वो चेंज हुआ करती है, कभी कभी पहले 9 बजे चला करती थी, आजकल से 11 बजे का प्रोसेस है। देखिए होता है कि जो क्वेश्चन आर होते हैं, अब क्वेश्चन आर में मैटर क्या है? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वहां पे भी कई अलग अलग तरह के क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है, नो आर क्वेश्चन होते हैं, तो वो अलग अलग चीजें। स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं मतलब उस पर एस्ट्रिक का निशान बना होगा, ऐसे स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। फिर हाँ, इसके रिटर्न आंसर चाहिए होते हैं, फिर इसके बाद इस पर कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, तो अलग डेप्थ वाला प्रोसेस है। तो फोकस हमें क्या करना है? जो पार्लियामेंट चलती है क्वेश्चन आर, 0R एजेंडा ऑफ द डे होता है, और जो स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आर का पार्ट होते हैं। ओके, फर्स्ट आवर ऑफ द हाउस, वेरी गुड, अमेजिंग, अच्छा पढ़ा हुआ आप लोगों ने काफी, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्शन होता है उससे इंडिया में कहां कहां पे इलेक्शन होते हैं? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। प्रेसिडेंट में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वाइस प्रेसिडेंट में भी, और राज्यसभा के इलेक्शन में, तीनों में ही आपका प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट किसका मतलब है? इनडायरेक्ट इलेक्शन का, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा, बेसिक फैक्ट होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, ये बहुत बेसिक सा है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 6 ईयर, 6 ईयर्स, राज्यसभा का 6 ईयर होता है, 6 ईयर होता है। जो इनका राज्यसभा मेंबर के बारे में पूछा जाए तो क्या कहेंगे सर? क्या लिखेंगे सर? 4 इयर्स की 6 इयर्स? नहीं, राज्यसभा मेंबर का जो टेन्योर है वो 6 साल है, और एक कंडीशन है, टेन्योर जो है वो 6 इयर्स है, और जो उनको रिमूवल का प्रोसेस है कि 1/3 हर एवरी 2 ईयर। कौन सा? सर जो एक पर्टिकुलर मेंबर है सर, वो तो 4 साल रहेगा ना सर? नो 6 साल। सर अगर 1/3 हर साल रिमूव हो जाए वो अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे सपोज आप राज्यसभा के मेंबर बन गए तो आप 6 साल तक वहां रहोगे। अब इससे पहले आप अकेले तो हो नहीं, इससे पहले भी वहां पे कोई होंगे, तो जो आपसे पहले रहे होंगे, अभी मैंने जो इससे पहले रहे होंगे ना, उनका टर्म आएगा। तो अभी आप अगर एक बार बन गए तो आप 6 साल के बाद ही वहां से रिटायर हो गए, और ये प्रोसेस चला करता है, इसी वजह से इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 6 ईयर। नेक्स्ट, ये कास्ट देयर है, देयर वॉच है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। जब सिचुएशन टाई हो जाएगी, एक बात और भी है कि जो वाइस प्रेसिडेंट, जो मतलब कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो या स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो, ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डालते हैं। जब भी सिचुएशन टाई होती है तो उसके अंदर ही कहीं ना कहीं वोट डालते हैं। तो दोनों के लिए नियरली कंडीशन, इन केस ऑफ सिचुएशन गॉट टाई इन राज्यसभा, तब ये वोट डालेंगे, ठीक है। और वो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इनको वोट ही नहीं डालने दिया जाता? कोई ऐसी सिचुएशन होगी? जब टाई नहीं होगा, ये तो है। जब टाई नहीं, यस, हाँ बताइए। नहीं, एक बार फिर से करिए, आपकी आवाज थोड़ी सी रुक गई है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, नो, राज्यसभा के मेंबर इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, उनके लिए अलग से इलेक्शन होता है।
देखिए यहाँ पे बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होता है ना कि फॉर ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर मस्ट बी अ नॉन बायस्ड। सपोज अगर मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर और क्लास में कोई चीज हो जाए तो मुझे क्या होना चाहिए, नॉन बायस्ड होना चाहिए। ये कोई मैंडेटरी कंडीशन है कि वोट नहीं करेंगे, कंडीशन क्या है कि उनके लिए नॉन बायस्ड होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करने। अब अगर सोचिए फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर देंगे तो जनरली जिस पार्टी को बिलोंग करे उसी को तो भी वोट करेंगे। तो क्या दिखाई, ये मेंशन क्या हुआ कि भाई वो उसी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बायसनेस को कम करने के लिए फर्स्ट इंस्टेंस में उनसे वोट डालने के लिए मना किया जाता है। जब ऑब्वियसली जब आपका टाई हो जाएगा तो कहीं ना कहीं डेडलॉक को तोड़ने के लिए तो उनको वोट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी कंडीशन है। तो मेन मेजर कॉज है टू रिमूव द बायसनेस फ्रॉम देयर पोस्ट, दिस इज द मेन रीजन। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अमेजिंग क्वेश्चन। 14 डेज है। अब यहाँ पे एक दो चीज है, अगर यही चीज मनी बिल की जगह पे मैं नॉर्मल बिल लिख देता, ऑर्डिनरी बिल, तो कितना होता? ऑर्डिनरी बिल लिखता तब आंसर क्या होता? नो, इनडेफिनेट टाइम की कुछ चीज नहीं होती, वो प्रेसिडेंस आपके पास है जब हम लोग पॉकेट वीटो यूज करते हैं। इट मे बी 6 मंथ, 6 मंथ, ध्यान रखिएगा 6 मंथ होता है जब ऑर्डिनरी बिल हो, बट मनी बिल की रिस्पेक्ट में वो 14 डेज के लिए रख सकते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज ध्यान रखिएगा। सपोज दैट एनी बिल पास फ्रॉम द लोकसभा एंड गोज टू राज्यसभा, है ना? तो मान लीजिए नॉर्मल बिल है, ऑर्डिनरी बिल या नॉर्मल बिल कोई सा बिल हो, तो जब लोकसभा से राज्यसभा के पास जाएगा तो देन राज्यसभा हैज अ पावर टू अमेंड, या तो वो इसको अमेंड कर देगी या तो उसको रिजेक्ट कर देगी या उनसे बोलेगी भाई फिर से करेक्शन करके इसमें भेजो, है ना, रिकमेंडेशन करके भेजेगी। लेकिन मनी बिल की रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता। मनी बिल की रिस्पेक्ट में होता है बस एक फॉर्मेलिटी है कि भाई लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया है, देन इट इज मैंडेटरी ऑन राज्यसभा टू पास दैट पर्टिकुलर बिल ऑन अ सेम मैनर। हाँ, कुछ सजेशन बोल दिया और 14 दिन तक रखा और सजेशन के लिए बोल दिया कि भाई आप इस चीज को किसकी रिस्पेक्ट में, मनी और ऑर्डिनरी बिल? मनी बिल के लिए है कि कंडीशन उन्हें दी और 14 दिन तक अगर उन्हीं ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अपने आप पास मान लिया जाएगा, इतनी पावर होती है। इसी केस में लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल हो रही होती है। क्लियर? हाँ, मनमानी तो है भाई, मनमानी ही मान लो उसको ये तो मनमानी है। नहीं, इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज क्या होता है, रूलिंग पार्टी इज कैपेबल, उसको खुद पता है ना कि मुझे कितने खर्चों की जरूरत है। अब मनी बिल का मतलब क्या है, पैसों से रिलेटेड मैटर है, किसी की सैलरी देनी है, कहीं का प्रोसेस है, कहीं बजट अलॉट करना है। तो अब अगर उसमें राज्यसभा अड़ंगा लगा लेगी तो भाई आपके वर्क कैसे चलेंगे? आपको जो वैक्सीन मिल रही है कैसे मिलती है, इतनी बड़ी वैक्सीन फ्री में मिल रही है हम लोग को वैक्सीन, है ना, वो अलग प्रोसेस है कि चीजें, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अब हर चीज में राज्यसभा तो अड़ंगा लगा सकती है ना। तो इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए, ताकि एक फीजिबल वे में चीजें चलें, तो यहाँ पर लोकसभा को ज्यादा पावर दी गई है कि लोकसभा से चीजें पास हो जाएंगी, राज्यसभा उस पर ज्यादा अड़ंगा ना लड़ाए। लेकिन गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट होती है, सब करती है, कांग्रेस बीजेपी जो भी होती है, वो कहीं ना कहीं कभी कुछ बिल को मनी बिल की फॉर्म में भी पास करवा लेती है, जो कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक अलग से पॉलिटिकल डिबेट है, इस पर फंसते नहीं, आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड फ्रंट ऑफ इंडिया, अभी क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में। वो डिपेंड करता है कहाँ वो बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर स्टेट में कोई पीसीएस ऑफिसर है तो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से पैसा जाएगा, स्टेट के पास से जाएगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें जाती हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भी वो आएंगे क्वेश्चन से बात देखते हैं। व्हिच वन इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ठीक है, वेरी गुड। ये हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट नहीं होते हैं। तो भाई यूनियन काउंसिल, यहाँ पे एक ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें जो ये पर्सन है ये आपके काउंसिल ऑफ, तो इनकी जगह पे कौन होता था? मैंने आप लोगों को बताया था, कल बताया है,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन। ओ नो, अब बताइए। हाँ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल वाले इसमें नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट वन। मतलब सी आंसर होगा इसका, करेक्ट। नेक्स्ट। इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट हैंडल बाय पार्लियामेंट। व्हाई? अच्छा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर might be, yeah, but it's not a correct answer. अच्छा, ये बताइए, who is responsible to conduct the election of president, vice president, लोकसभा? कौन कराता है? नहीं, which authority is mandate to conduct the election of president and the vice president? Election Commission of India, ठीक है, ये कराती है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर इनका प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया तो इसको कौन देखता है? अब आंसर बताइए क्या होना चाहिए तीनों में से, चारों में से? नन ऑफ द अबव। सुप्रीम कोर्ट विल बी रिस्पांसिबल। नन ऑफ दीज, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आएगा। लेकिन प्रेसिडेंट बहुत बड़ी पोस्ट है भाई, तो उससे नीचे की अथॉरिटीज का थोड़ी ना देख पाएगी, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट इलेक्शन डिस्प्यूट है और पार्लियामेंट के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर में जुडिशरी अलग है, तो जुडिशरी ही देखेगी, हाई कोर्ट भी नहीं देख सकती। ऑल्दो हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट से नीचे, तो फिर कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उसको देख रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन। ऑर्डिनेंस एज यूनियन पास्ड बाय प्रेसिडेंट। अगर ये स्टेट पे होगा तो कौन पास करेगा? गवर्नर। इज दैट सिंपल। और ये कब पास किया जाता है? When both are single. Either single or two. हाँ, या तो दोनों या तो एक। Because for any law there must be, it is mandatory to pass the legislation from both the houses. अगर दोनों नहीं चल रही है या दोनों में से कोई एक भी नहीं चल रही है तो आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है। ओके, डिस्क्रिशनरी पावर यूज्ड बाय, सॉरी, यस, ऑप्शन नंबर सी। और आपको मिलता है कितने का ऑप्शन है? चलिए, एक। अभी नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी करोड़ नहीं, अभी 50,000 पे पहुंचे। और ये रहा क्वेश्चन आपका 60,000 के लिए। यस, हंग असेंबली। समवन, एक मिनट, समवन आस्किंग द हंग असेंबली, है ना। डेडलॉक में सपोज दैट चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव होता है ना, पता है सबको, लोकसभा, है ना। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में कितनी सीट? 545 अभी करंट में सीट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि 273 सीट जो पार्टी लेके आ जाएगी या इससे ज्यादा, वो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होगी और वो सरकार बना लेगी, जैसा कि अभी बीजेपी ने किया है। अब किसी सिचुएशन में जितनी भी पार्टियां, कोई भी इस मैजिकल नंबर को क्रॉस नहीं किया। कोई पार्टी है 200 सीट लेके आई, कोई पार्टी है 100 सीट लेके आई, कोई पार्टी है 50 सीट लेके आई, तो बताइए किसी की सरकार बनेगी? नहीं। इसी सिचुएशन, सॉरी, हाँ, किसी की नहीं बनेगी। तो और इसी सिचुएशन को जब किसी जनरल इलेक्शन में किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी ना आए
तब क्या होता है, जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसी को हम लोग हग असेंबली बोलते हैं, और इसमें प्रेसिडेंट साहब अपनी रजामंदी से काम लेते हैं। एक सिचुएशन है जहाँ पे वो अपना काम करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अब थोड़ा सा इंटरनल बताना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों ने नाम शायद सुना हो ना सुना हो, एक कमीशन था सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन, देन एक कमीशन है पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन है, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसमें 2 रिपोर्ट आएंगी, फर्स्ट जो कि वीरप्पा मोइली साहब के अंडर ऑब्जर्वेशन में थी, एक सेकेंड रिपोर्ट थी। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं और कुछ कमीशन थे जिन्होंने इस तरह के सिचुएशन पर क्या स्टेप लेने चाहिए उस पर रिकमेंडेशन दी है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर को फॉलो किया था। जैसे सबसे पहले क्या होगा, जैसे किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो प्रेसिडेंट साहब जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको बुलाएंगे, कहेंगे अपना बहुमत साबित करो। अगर आप कर ही देते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे हो तो फिर क्या होगा कि कोalition को बुलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब किसी की पार्टी नहीं बनी तो कोalition होगा। कभी कभी कोalition इलेक्शन से पहले होता है, प्री इलेक्शन होता है, कभी कभी पोस्ट इलेक्शन भी होता है। तो जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन होगी, इसमें डिस्क्रिशनरी पावर कौन यूज कर रहा है, प्रेसिडेंट साहब यूज कर रहे होते हैं। और ये वो डिस्क्रिशनरी पावर है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर नहीं होती। इसके अलावा जितनी भी पावर है, जितने भी डिसीजन लेते हैं प्रेसिडेंट साहब, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे लेते हैं। बात क्लियर है? हर नहीं, राज्यसभा में कैसे हो, राज्यसभा में क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन ही नहीं होगा वहां पे सिचुएशन, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक बंदा वहां जीत ही जाएगा, वहां पे नहीं ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है? किसी ने पूछा तो आपको दिस क्वेश्चन प्रेसिडेंट साहब के लिए है ना। इम्पीचमेंट वर्ड ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज किया गया है, प्रेसिडेंट साहब के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट वन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। बहुत इजी था लोकसभा के लिए, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ये 75,000 रुपीज का क्वेश्चन है, आराम से बताइएगा। नन ऑफ द अबव, नो। और भी आपको मिलते हैं 75,000 रुपए। हाँ, इसमें क्या है, लीडर ऑफ द अपोजिशन। ध्यान रखिएगा, जो हाउस होते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, ध्यान से देखिएगा, पार्लियामेंट इज द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो लोकसभा होती है इसमें 2 मेन पर्सनालिटीज होती है, ध्यान रखिएगा, लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, लीडर ऑफ द अपोजिशन। इसी तरीके से राज्यसभा में भी क्या होता है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन। ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन होती है। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन वाली पार्टी होती है, उसके जो मेन पर्सन होते हैं उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बोला जाता है, और उनकी कैटेगरी नियरली कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। तो उनको जो पर्क एंड प्रिविलेजेस दिए जाएंगे वो उसी तरीके से दिए जाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के रिस्पेक्ट में। ओके, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब थे राज्यसभा में, जो अब रिटायर हो गए, जब वो थे तो वो राज्यसभा से क्या थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। ठीक है, ऑल्दो कांग्रेस वाज नॉट इन रूलिंग पार्टी, बट सबसे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी, तो गुलाम नबी आजाद साहब थे, वो आपके लीडर ऑफ अपोजिशन थे। नेक्स्ट वन, लोकसभा के लिए कोई भी पर्सन बताया ना कि जैसे एक चीज और, लीडर ऑफ द हाउस कोई पूछ ही नहीं रहा है। प्राइम मिनिस्टर जिस हाउस में होंगे, इधर फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, तो वो उस हाउस के लीडर ऑफ द लीडर हाउस हो जाएंगे। अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी कहाँ के हैं, लोकसभा के हैं, तो लीडर ऑफ द हाउस कौन है यहाँ का, प्राइम मिनिस्टर साहब। इसी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो राज्यसभा से थे, तो राज्यसभा से थे, तो लीडर ऑफ द हाउस कौन होता, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डिपेंड करता है, वो बदला करते, कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। बस ये जानना जरूरी है कि उनकी जो रैंक होती है लीडर ऑफ अपोजिशन की, वो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोथ देखिए, इंडियन जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट। देखिए,
क्या होता है? अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फैसले देने के लिए इंडिपेंडेंट है ना? हाई कोर्ट पे कोई केस आएगा तो वो अपने फैसले देगी इंडिपेंडेंट होके, सुप्रीम कोर्ट के पास जो जाएगा वो फैसले देगी। इस हिसाब से इंडियन जुडिशरी कैसे हो गई? इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज, अब सपोज दैट किसी का मर्डर हुआ, हो तो ना हो, किसी का मर्डर हुआ, तो अगर हाई कोर्ट में वो केस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी, आईपीसी की कुछ लॉज को फॉलो करेगी, सीआरपीसी के कुछ लॉ को फॉलो करेगी। अगर सेम केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई नए लॉ लेके आएगी? नो, एक ही लॉ को तो फॉलो करेगी। लॉ सेम है, जिसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को बांध के रखा है, इंटीग्रेट करके रखा है। लेकिन वो जुडिशियरी एज अ होल पूछ रहा है। जुडिशियरी एज तभी मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट सबको मिलके बता रहा हूँ। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट इसी तरह के केसेस के लिए कोई केस जैसे ये तीन लेवल है सर, आपस में इंटीग्रेटेड है। आपस में इंटीग्रेटेड, हाँ। सर लेकिन जुडिशियरी सर बाकी सारे जैसे वो सेपरेशन ऑफ पावर है जो आप बोल रहे हो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो सेपरेशन ऑफ पावर की कैटेगरी में आता है। जुडिशरी की एक खास बात है, इंडियन जुडिशरी की स्पेशलाइजेशन क्या है कि इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट तो है लेकिन साथ ही साथ इंटीग्रेटेड भी है, बिकॉज जो लॉ आपकी स्टेट में यूज हो रहा है, सपोज दैट आईपीसी आपके स्टेट में यूज होगी, वही आईपीसी को लॉर्ड मैकॉले ने 1816 में बनाई, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी वही यूज होगी, सीआरपीसी भी वही यूज होगी, सीआरपीसी स्टेट में भी वही होगी, स्टेट हाई कोर्ट में, इस वजह से वो इंटीग्रेटेड भी है। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है सब। Who issue the writ for fundamental right only? हाई कोर्ट। फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट इशू करता है क्या? ओनली को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन का जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब हो सकता है इसका मतलब आप कुछ निकाल रहे हो, लेकिन जो समझ के मैंने इसका मतलब निकाला है उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्यों? देखिए, रिट्स जो होती हैं वो कौन कौन जारी कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट पे जारी करती है, हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट पे जारी करती है, लेकिन फंडामेंटल राइट के अलावा अगर किसी चीज पे रिट जारी करना है देन दिस पावर गोज टू हाई कोर्ट, नॉट फॉर सुप्रीम कोर्ट। अब इस चीज को पढ़िए तब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन। हाई कोर्ट, इजी इजी उसी एक्सप्लेनेशन हो गया। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। पार्लियामेंट है ना? पार्लियामेंट इजी सा क्वेश्चन है। कैसे होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाना है घटाना होगा तो कैसे होगा? बिल से होगा। बिल कैसा होगा? नो नो, ऑर्डिनरी बिल होगा। इसका आंसर आप लोग देंगे कि अगर ये जो क्वेश्चन है कि इसको पार्लियामेंट करेगी, लेकिन वो बिल किस तरह का, ऑर्डिनरी होगा या स्पेशल होगा? सॉरी, बिल, ये देखिए, बिल जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। लिस्ट ऑफ बिल है, एक होता है सिंपल बिल जिसको हम लोग कभी कभी ऑर्डिनरी बिल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तीसरा होता है मनी बिल। चौथा होता है फाइनेंशियल बिल, और फाइनेंशियल बिल में भी दो कैटेगरी, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2, है ना। और एक और तरीके का बिल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। और जो ये जितने प्राइवेट मेंबर बिल के अलावा जितने भी बिल होते हैं ये मोस्टली कोई ना कोई मिनिस्टर लेके आता है, इसी वजह से इन सारे बिल को हम लोग पब्लिक बिल भी बोलते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल हो गया कि ऐसा बिल जिसको अदर देन रूलिंग पार्टी के मेंबर लेके आए। जैसे अभी बीजेपी रूलिंग में है तो बीजेपी के अलावा कांग्रेस अपोजिशन में, समाजवादी अपोजिशन में, बीएसपी अपोजिशन, इनमें से कोई पर्सन उनके पास पावर होती है वो किसी पर्टिकुलर टाइप के बिल को ला सकते हैं।
तो जब इस तरह के कोई बिल आएंगे तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। इसके अलावा और जितने भी बिल आएंगे सबको पब्लिक बिल बोला जाएगा, और पब्लिक बिल की कैटेगरी में सिंपल बिल या ऑर्डिनरी बिल आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएंगे, मनी बिल आएगा, फाइनेंस बिल आएगा। फाइनेंस बिल की दो कैटेगरी, फाइनेंस बिल 1 एंड फाइनेंस बिल 2। अब आप बताइएगा इसका क्वेश्चन तो आप ही लोग से है ना, ये क्वेश्चन का जवाब सब लोग देंगे, देंगे जरूर, 1 करोड़ का क्वेश्चन है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल, अब जो भी होगा अब इसका आंसर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो फिर कुछ लोग मेहनत नहीं करेंगे ना, इशू ये है, थोड़ा सर्च नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत इजी सा, इसमें लगता नहीं कि मुझे समय लेना चाहिए। 35, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, बी कॉन्शियस। हाँ एग्जैक्टली, यस, प्रेसिडेंट आपको कौन ओथ दिलाएगा भाई, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट है तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। नहीं वो थोड़ा ध्यान से फैक्ट है कुछ। नेक्स्ट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, उसी लिस्ट पे आया है। सब लोग एक एक तुक्का मारिए, एक तो फंस जाएगा। रामनाथ कोविंद इज 14th, हाँ, आंसर विल बी बी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे वो 12th से, और ये पर्सन ऐसे थे कि जिन्होंने सोनिया गांधी मैम ने एक बिल पास किया था तो उसके लिए उन्होंने बहुत कस के उनको मतलब कि टफ हो गए थे उसके ऊपर। उन्होंने कहा था ये सब कर क्या रहे हैं आप लोग, कभी मौका मिलेगा तो उसको एक्सप्लेन करेंगे वो सिचुएशन क्या थी। अभी क्या ना कि अभी हम लोग थोड़ा सिचुएशन ग्रेव हो जाएगी, सब बता देंगे, लेकिन सिचुएशन ग्रेव हो जाएगी, पता चलेगा आप लोगों को जो मेन चीज है वो छूट जाएगी, बताएंगे कभी मुलाकात होगी, अब तो लंबा टर्म चलेगा, सब नोट करे रहिएगा क्या क्या चीज पूछनी है। सिचुएशन ग्रेव है क्योंकि अगर हम बताने लगे ना तो फिर उसमें इंटरेस्ट आता है, फिर हम वही बताते रह जाएंगे। आज मॉर्निंग की क्लास में आज यही हुआ, हमने स्टार्ट किया था पार्लियामेंट का प्रोसेस, वो करते 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 कहाँ पे आ गए थे, आपके इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट पे। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट कहाँ पे क्यों बात हो गई थी, एवर गार्डन कंपनी है जो चाइना की आजकल न्यूज में चल रही है, $300 बिलियन की उसके ऊपर लायबिलिटी है। पार्लियामेंट से स्टार्ट करने के बाद एवर गार्डन तक पहुंच गए थे, अब वो लिंक जुड़ते चले गए, और फिर इंडिया का आईबीसी कोड भी उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है, आप लोग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे सिविल्स वालों में चलता है, तो वो वक्त आएगा तब बताएंगे। अगर अभी बताने बैठ के तो वो पूरा क्लास उसमें चलाएगा, फिलहाल इसको कर लेते हैं, सब चीज़ें बाद में बताएंगे, जरूर बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अभी तो सब स्टार्टिंग हुई है। देखिए इसका आंसर दीजिए ध्यान से 245। Yes sir, B option. बी, ओके वेरी गुड। चलिए इजी क्वेश्चन था 1.5 करोड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 550. यस, किसने मारा सबसे पहले, कौन? नहीं मेरा अलावा आपने दिखा दिया था आंसर। नहीं किसी ने मेरे साथ बोला है जब मेरे उससे 550, ऐसा क्यों 550 ऐसा क्यों? अभी ये क्वेश्चन ही किसी को नहीं समझ में आया, अभी क्वेश्चन फिर से देखिए। चलिए अब इस क्वेश्चन का अभी तक 545 है ना, हाँ तभी तो मैं बोल रहा, अभी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया किसी को। यहाँ देखिए देखिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ हैं, यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की बात हुई है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात नहीं हुई है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कितनी थी, 552, और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से, कहाँ गया भाई, एनेबल एडिटिंग की नहीं है क्या, 1 मिनट, देखिए इसमें बताएंगे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है कि जो एंग्लो इंडियन थे उनके रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म कर दिया गया, तो 552 से अब कितना हो गया 553 टोटल स्ट्रेंथ। लेकिन जब नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 550 मतलब कि स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कहाँ गया भाई,
550। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे लगा हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन, इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड, अमेजिंग। नेक्स्ट वन, कौन है, ध्यान से पढ़िएगा तो। डी, कॉलेजियम ऑफ एसी। और कॉलेजियम के बारे में मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या पूछा गया, रिकमेंडेड बाय, तो कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसमें प्रेसिडेंट साहब अगर अपॉइंट लिखा होता तो इसका आंसर क्या होता, प्रेसिडेंट होता। नेक्स्ट वन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Judicial review is used by Supreme Court only, Supreme Court and High Court only, Supreme Court, High Court and only? First of all, what is judicial review? C. Sir, if any of the decision of the Supreme of the High Court is to be reviewed by the Supreme Court, so it uses the power of the judicial review over any decision taken by High Court. इसका आंसर जैसे एज पर दिस इंफॉर्मेशन व्हाट विल योर आंसर एज पर दिस ऑप्शंस, ए, बी, ए। कितने लोग बी के साथ जाना चाहेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी पर्सन विल गो विद बी? देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ, जुडिशियल रिव्यू इज अ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू चेक the constitutionality of any law made by legislature or executive. It's that simple. Judicial review is a power which is मतलब कि play by the Supreme Court and High Court, used by the Supreme Court and High Court only, not the subordinate court. और ये क्या काम करती है, to check the constitutionality of any law made by the legislature एंड एग्जीक्यूटिव। कोई भी लॉ जो बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस चीज़ को चेक कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जिस तरीके से यूज़ करते हैं उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, और ये पावर किसके पास आती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आती है। नेक्स्ट, आइए भाई मैदान में, अच्छे क्वेश्चन है, अब लास्ट वाले क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, एक हायरार्की मैंने आप लोग को बताई थी, एक था, देखिए आप लोग को बताया था मैंने ऐसे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बताया था, ये डिस्ट्रिक्ट में था। फिर उसके बाद हमने इसके 2 कैटेगरी की थी, एक था क्रिमिनल वाला केस और एक क्या था, सिविल वाला केस, है ना। सिविल में कुछ कैटेगरी आई थी और क्रिमिनल में कुछ कैटेगरी थी, मैं नाम नहीं लिखूंगा, आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। हमने बताया था कि जब डिस्ट्रिक्ट पे कोई क्रिमिनल वाला केस होता है तो उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट जज क्रिमिनल वाले केस को देख रहा होता है उसको हम लोग सेशन जज बोलते हैं, सेशन कोर्ट बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी क्रिमिनल केस को जज करने के लिए कौन सी चीज़ होगी, मुंसिफ होगी? नो, ये तो सिविल में आता है। जुडिशियल और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो सेशन कोर्ट के नीचे आता है। ये जो 2 बने हैं ना क्रिमिनल वाले, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये इनके नीचे आते हैं। तो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, सेशन कोर्ट। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। नहीं समझ में आया? देखिए हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद आती है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट में क्या होता है कि सबसे पहले आती है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो होती है ये क्रिमिनल और सिविल केस दोनों को देखती है। हाई कोर्ट भी क्रिमिनल एंड सिविल केसेस को दोनों को देखती है, और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होती है वो भी क्रिमिनल एंड सिविल केसेस दोनों को देखती है। लेकिन जब ये क्रिमिनल केस को देख रही होती तब इसका नाम हम लोग बोलते हैं सेशन कोर्ट,
और जब ये सिविल केसेस को देख रही थी तब हम इसका नाम देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे सबसे बड़ी अगर क्रिमिनल केसेस को देखने वाली अथॉरिटी कौन सी है? सेशन कोर्ट। अब इसके नीचे भी प्रोसेस आते हैं, इसके नीचे सिविल वाले जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, सिविल वाले अलग हो जाते हैं और क्रिमिनल वाले अलग हो जाते हैं। अब क्रिमिनल वाले में क्या आता है? सबसे नंबर 1 पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ऑप्शन नंबर ये जो लिखा हुआ है, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट आता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी क्रिमिनल को देखने वाली? सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट इस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट वन जल्दी से देख ले बिकॉज हम लोग को अभी और करना है। हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, who has superintendent's power over district court? Governor is the legislative body. Chief Justice of India. Chief Justice of गवर्नर देखिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जुडिशरी की बात हो रही है। अगर जुडिशरी में हम लोग एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर वाले को जोड़ेंगे तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? ध्यान से, नन ऑफ द अबव। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पर सुपरिंटेंडेंस रखता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनका पर सुपरिंटेंडेंस किसका होता है? हाई कोर्ट का। नीदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नॉर गवर्नर नॉर प्रेसिडेंट। ऑल दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब करते हैं, लेकिन उनका सुपरिंटेंडेंस नहीं होता। ठीक है, यस जी बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर हाई कोर्ट जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस देखिए, चीफ जस्टिस जो होते हैं, हाँ चीफ जस्टिस दोनों जगह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं। हाँ, अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट के होंगे तो हम बोलेंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में। और जब इसके बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? CJ ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट कौन सी है? जहां के होंगे वहां के हाई कोर्ट पे बोल दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गवर्नर साहब अभी तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम इस सुबह पढ़ा रहे थे तभी हमने आप लोगों के लिए बना दिया, नेशनल कंपनी लॉ भी डाल दिया था। बता दो सकते हैं लेकिन नहीं बताएंगे। बहुत इसका एपिलेट जुरिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना चाहिएगा। एपिलेट जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाइज विथ ऑप्शन प्लीज लॉक ऑप्शन डी। थोड़ा ध्यान से, अगर आप चाहें तो अपने किसी की मदद ले सकते हैं। चलिए, ऑप्शन इसका आंसर है बी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई केस आएगा तो उसकी अपील कहाँ होगी? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट? नो, हाई कोर्ट में अपील होगी। और जो ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये थोड़ा सेंटीमेंट पे क्वेश्चन बन गया था। मैं पढ़ा रहा था किसी चीज़ को तो मैं बनाते बनाते इसको डाल दिया था। ये एक्चुअली IBC के बारे में है। अब IBC क्या है मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये वहाँ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन, हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, IBCI वो होता है। ठीक है, वो अभी आपके काम का नहीं है, अभी फिलहाल इस पे फोकस करिए। नेक्स्ट, चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब आप लोग को मैंने बताया था, देखिए अगेन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होता है, उसमें जो सिविल केसेस हैं उनको आप अभी छोड़ दीजिए। क्रिमिनल केसेस को देखिए, क्रिमिनल वाले जो हैं उसमें क्या कंडीशन होती है?
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और दूसरे नंबर पे कौन होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये मैक्सिमम 3 साल तक की जेल बिल दे सकते हैं, ये मैक्सिमम 7 ईयर तक की दे सकते हैं, और लेकिन इसमें कोई भी डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता। बट जो ये सेशन कोर्ट वाले हैं ये डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, मतलब किसी को सज़ा मौत दे सकते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, इन्हीं ने डेथ सेंटेंस दे दी, उसके बाद इसकी अपील कोई हाई कोर्ट में करे या ना करे, ये केस हाई कोर्ट में ज़रूर जाता है अपने यहाँ पे। तो एकदम इजी नहीं छोड़ा कि डेथ सेंटेंस दे दी तो एकदम छोड़ दिया। डेथ सेंटेंस कौन दे सकता है, सेशन कोर्ट वाले जज। तो वो मैंडेटरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जनरली लोग जाते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट के पास भी जाते हैं क्षमा याचना लगाने। बात क्लियर है सबको, कोई डाउट? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं क्रिमिनल केसेस में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल की दे सकते हैं। ये बहुत इंटरनल है, वैसे हायरार्की जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, सेशन जज आप डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट, यस, जैसे किसी को सुप्रीम कोर्ट में डेथ सेंटेंस देते हैं, वो प्रेसिडेंट जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना। नहीं, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, ऑल्दो ही इज़ अ डीजी और एग्जीक्यूटिव, या उनके पास पावर नहीं होता, टूथलेस टाइगर हैं, लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल पावर हैं। जैसे एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है जिसको वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर भावना से यूज़ करते हैं, जैसे हंग असेंबली में। इसी तरीके से उनकी एक पावर होती है किसी को क्षमा देने की। जैसे सपोज है किसी को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी या डेथ सेंटेंस दे दिए, तब उसके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ उसको और दी गई कि आप अगर प्रेसिडेंट साहब के पास जाएं और अपनी क्षमा याचना लगाएं और प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि वो आपको माफ़ कर देंगे, और अगर उन्होंने कह दिया कि इसको मैंने पार्डन कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें ऐसी की ऐसी रखी रह जाएंगी, वो फिर फ्री हो जाएगा बंदा। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बनता है क्या उनकी पार्डन करने की जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने के बाद वो इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं? नो, इट्स नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। नहीं, मैंने बोला कि जैसे पावर होती है, ये नहीं बोला कि यही पावर होती है। हंग असेंबली वाली डिस्क्रिशनरी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होती ही है। अभी कई केसेस आप देख चुके हैं। अरे निर्भया वाला केस देख लिए, निर्भया वाला केस देख लिए, और अभी बीच में किसी को जब 2:30 बजे रात में किसी के लिए खोला गया था, सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, कुछ ऐसा केस था। वो कौन से आतंकवादी थे, आसिफ पता नहीं कौन थे, वो नाम भी नहीं मुझे याद है क्या है। तो उनके लिए ऐसी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मना किया था स्ट्रिक्टली कि प्रेसिडेंट साहब उनको नहीं देंगे, तो प्रेसिडेंट साहब ने नहीं दी। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नहीं बोल सकते कि डिस्क्रिशनरी पावर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कहीं ना कहीं होती है। इसका आंसर दीजिए। जुडिशियल रिव्यू अभी मैंने बताई इसकी डेफिनेशन आप लोगों को, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 2 करोड़ का क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? नहीं, आंसर नहीं, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इट इज नॉट ऑफ द अबव, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एविडेंस डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिए हो, जजमेंट लिए हो, चाहे कोई भी एविडेंस हो, उसको एज अ एविडेंस के तौर पर रखा जाता है। और ये चीज़ कहाँ पे होती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर किसी एक केस में कोई डिसीजन दिया, उसको सेव करके रख लिया गया। अब उसी तरह की कोई सिचुएशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी यूज हुई, कहीं पर भी अराइज हो गई, सॉरी हाँ, उसी को रिफर कर सकते हैं कि हमने इस केस में इस तरीके से जजमेंट दिया था, यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से जजमेंट दे सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट वाले कोर्ट। यस दिस क्लास कब चालू? सॉरी, दिस क्लास not properly understanding what I'm saying. फिजिक्स क्लास बस आई थिंक होने वाली है, कुछ मेरे 5 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद ही होगी। नेक्स्ट वन सर आ गए हैं, बस जल्दी से देख लिए सर, थोड़ा सा हमको दे देंगे। नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कैन चेंज बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट
consolidated fund of India. should be कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये तीनों में कभी मौका मिलेगा तो आपको डिफरेंसेस बताएंगे इसके बारे में। अभी क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज रिसेस? पार्लियामेंट्री टर्म है, लेकिन एग्जैक्टली है क्या? देखिए होता क्या है, एक वर्ड आप लोगों को बताया था, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? जब एडजर्नमेंट साइन डाई होता है, कौन करता है? स्पीकर ऑफ द हाउस। तो फिर प्रेसिडेंट साहब एक प्रोरोगेशन लाते हैं कि अब वो सेशन की सेटिंग पूरी बंद होगी। वो सेशन कंप्लीट हुआ, एक सेशन कंप्लीट हुआ, सेशन 1 कंप्लीट, और जब सेशन 2 स्टार्ट होगा, सेशन 2 स्टार्ट जब होगा और सेशन 1 के कंप्लीट होने के बाद का जो पीरियड होता है, सेशन 1 कंप्लीट हुआ बड़ा पीरियड हो सकता है, है, तो काफी बड़ा पीरियड हो हाँ मैक्सिमम 6 मंथ्स का हो सकता है। ठीक है, तो रिसेस क्या होता है? पार्लियामेंट्री टर्म है जब एक सेशन ऑफ होता है और एक उसके बाद वाला नेक्स्ट सेशन ओपन होता है, तो उसके बीच का जो स्पैन होता है उसको हम लोग रिसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट 2 बचे। इलेक्ट होके आते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, अपॉइंटमेंट, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नो, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, और लोकसभा में से ही मेंबर जो होते हैं मेजॉरिटी पार्टी की, वो भेज दिए जाते हैं। तो अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। लास्ट क्वेश्चन, ये तो शायद बता भी चुके हैं, प्रेसिडेंट साहब इसको करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए। बाकी सर भी आ गए हैं और आप लोग का मैथ का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक यू क्लास। सर 3 क्वेश्चन है सर, यही कल पूछ रहा था।